कॉम की सभी छात्राओं का आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। जैसा कि गत लेक्चर में मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इन असाइनमेंट्स को पूरा करके आप शीघ्र ही सबमिट करेंगे और उसका मूल्यांकन किया जाएगा और फिर आपको जो क्वेश्चंस दिए थे उन पर हम डिस्कशन करेंगे ताकि आपको पता लग सके कि आपने जो सॉल्यूशन किए हैं वो कितने सही है और आपको किस प्रकार करने थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको असाइनमेंट दिया था इसको आप शीघ्र पूरा करके सबमिट करेंगे। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि जीएसटी के अंतर्गत कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, यानी टैक्स को हम किस प्रकार लगाएंगे और उसका किस प्रकार कलेक्शन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है कि जीएसटी के अंतर्गत टैक्स तभी देय होता है जब गुड्स की सप्लाई हो। जब तक माल और सेवा या दोनों की आपूर्ति नहीं होगी टैक्स को नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर टैक्स से अभिप्राय हमारा जो है वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी या आईजीएसटी से है। जैसा कि आपको विदित है कि यदि हम राज्य के भीतर माल की सप्लाई करते हैं तो इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा, और यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर अगर माल की सप्लाई की जाती है तो उसमें यूजीएसटी लगेगा। और यदि माल इंटर स्टेट सप्लाई है अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर माल की सप्लाई की जाती है तो ऐसी दशा में उस पर आईजीएसटी लगेगा। और ये जो है टैक्स जो लगाया जाता है ये जीएसटी अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो हम धारा 9 का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि सीजीएसटी कैसे लगाए जाते हैं। तो सीजीएसटी जो है लगाने के लिए एक तो यह है कि यदि कोई विक्रेता मानवीय उपयोग की मादक शराब की सप्लाई करता है तो उस पर सीजीएसटी नहीं लगाया जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। वो शराब जो है वो राज्य के भीतर राज्य का इशू है, उस स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज लगाएगी या जो भी उसको टैक्स लगाना होगा वो लगाएगी, ये एग्जेम्प्टेड है। और टैक्स जो लगाया जाएगा वो निर्धारित मूल्य पर लगाया जाएगा। यहाँ पर निर्धारित मूल्य से आशय है कि आप जितनी राशि का बीजक बनाते हो उस राशि पर जीएसटी जो निर्धारित दर है, निर्धारित दर कौन करता है? निर्धारित दर जो है वो जीएसटी काउंसिल करेगी। सरकार जो है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर किसी भी वस्तु पर किस दर से टैक्स लगाना है उसकी रिकमेंडेशन पर ही उस दर से टैक्स लगाया जाएगा। तो इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि एक तो मादक शराब जो मानवीय उपयोग में काम आ रही है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा जो है पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल है या केरोसिन है या अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, लुब्रिकेंट्स हैं, उन पर फिलहाल जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं कर दे और सरकार उसको अधिसूचित नहीं कर दे तब तक ये जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे, यानी इन पर टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट है कि जो जीएसटी है वो गुड्स और सर्विसेज ये दोनों की सप्लाई पर ही लगेगा। सप्लाई को कब हम माने कि किसी भी प्रोडक्ट की विक्रेता द्वारा सप्लाई पूरी हुई है, किस स्टेज पे पूरी हुई है, किस समय पूरी हुई है, किस प्रकार से पूरी हुई है, ये हमने गत अध्याय में पढ़ा था कि सप्लाई कब पूरी मानी जाती है और या डीम्ड सप्लाई कब सप्लाई को पूरी मानी जाएगी, पूर्ण माना जाएगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो उन अधिनियमों के तहत, उन नियमों के तहत यदि सप्लाई की पूर्ति हो जाती है तो हम उस पर टैक्स वसूल कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। फिर जो है
ये पॉइंट आपको पहले मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टैक्स जो है माल या सेवाओं की राज्य के भीतर की आपूर्ति पर लगाया जाएगा। मतलब जो माल है या तो एक विद इन स्टेट यानी राज्य के भीतर, राजस्थान का राजस्थान में, या राजस्थान का महाराष्ट्र में या पंजाब में इंटर स्टेट सप्लाई हो तो उस पर CGST या IGST या SGST जैसी भी स्थिति हो टैक्स लगाया जाएगा। फिर दर जो है, कर की दरें जो है वो GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। फिलहाल जो है GST काउंसिल ने जो दरें रिकमेंड कर रखी है अलग अलग वस्तुओं पर, वो 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, और कुछ अति विलासिता की वस्तुएं हैं उन पर 28% की दरें निर्धारित की है। तो उन्हीं की दर से बाकायदा आइटम्स का शेड्यूल बनाया गया है, लिस्ट बनाई गई है कि किस माल पर किस दर से GST की दर लागू होगी। इसके अलावा माल या सेवा के मूल्य का निर्धारण जो है धारा 15 के तहत किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 15 के तहत मूल्य किस प्रकार से निर्धारित करेंगे वो बताया गया है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में, क्यों कई बार क्या होता है कि टैक्स बचाने की दृष्टि से अंडर बिलिंग कर देते हैं, तो यदि मार्केट वैल्यू से कम मूल्य है तो फिर उस पर सरकार मार्केट वैल्यू के आधार पर GST वसूल कर सकती है यदि कोई इस प्रकार का केस पकड़ा गया तो मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा ये हम अगले जो चैप्टर्स आएंगे उनमें पढ़ेंगे। फिर कर का निर्धारण जो है सरकार द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा कि कौन सा टैक्स कब वसूल किया जाएगा, कब कितने दिनों में जमा कराया जाएगा और रिटर्न भरने की आखिरी तारीख क्या है, ये सब आगामी जो चैप्टर्स हैं उनमें इसका अध्ययन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कर का भुगतान कर योग्य व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो इस एक्ट में टैक्स के लिए लायबल है उस व्यक्ति के द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा। तो कर का भुगतान जो है वो रजिस्टर्ड जो डीलर है वो ही कर के भुगतान के लिए लायबल है। अनरजिस्टर्ड डीलर इस अधिनियम के तहत टैक्स के भुगतान करने के लिए लायबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अनरजिस्टर्ड डीलर यदि रजिस्टर्ड डीलर को भुगतान करता है, को माल की सप्लाई करता है, तो उसको किस प्रकार से अपन उसके लिए टैक्स का भुगतान कैसे किया जाएगा, इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। फिलहाल यही है कि जो भी रजिस्टर्ड डीलर है, जो भी कर के भुगतान योग्य व्यक्ति है, उस व्यक्ति के द्वारा टैक्स का भुगतान किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर लिया अपन ने कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर केंद्रीय माल एवं सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भावी तिथि से लागू होगा। अर्थात फिलहाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है अपनी दरों के हिसाब से। वैट में उन्होंने अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग दरें निर्धारित की है। तो जब भी GST काउंसिल भविष्य में अगर कोई रिकमेंडेशन करती है सरकारों की, राज्य सरकारों की सहमति होती है, क्योंकि इससे सरकार को बहुत बड़ा टैक्स लॉस होने वाला है यदि GST लागू कर देते हैं। फिर उसका केंद्र सरकार किस प्रकार पुनर्भरण करेगी, ये सब भविष्य के इश्यूज हैं। तो आज की डेट में तो पेट्रोलियम पे वैट के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार ही टैक्स वसूल करती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है अधिसूचित माल या सेवा या दोनों पर विपरीत प्रभार के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान। फिलहाल जो टैक्स का मैकेनिज्म है वो इस प्रकार का है कि कर का भुगतान जो है वो पूर्तिकर्ता के द्वारा किया जाएगा, यानी जो माल बेचता है उसके द्वारा ही कर के भुगतान की जिम्मेदारी है, वो ही कर का भुगतान करेगा। हालांकि कर जो है वो क्रेता द्वारा चुकाया जाता है, प्राप्तकर्ता के द्वारा चुकाया जाता है, लेकिन वसूल कौन करता है, आपूर्तिकर्ता सप्लायर उस माल पर टैक्स वसूल करेगा और उसके द्वारा ही सरकार को कर का भुगतान किया जाएगा। लेकिन यदि अभी मैंने भी पहले पढ़ाया था कि यदि अपंजीकृत जो सप्लाई करता है, आपूर्ति करता है, वो किसी पंजीकृत सप्लाई करता को भुगतान को माल की सप्लाई करता है, तो ऐसी दशा में चूंकि अपंजीकृत व्यापारी कर योग्य व्यक्ति नहीं है,
तो उसके द्वारा यदि कोई माल रजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई किया जाता है तो ऐसी दशा में कर का भुगतान प्राप्तकर्ता की जिम्मेदारी होगी, और इसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए का माल रजिस्टर्ड डीलर ने अनरजिस्टर्ड डीलर ने रजिस्टर्ड डीलर को भेजा है और उस पर कर की दर 5% है, तो 5,000 रुपये का जो टैक्स है वो प्राप्तकर्ता जिसने माल प्राप्त किया है, जो क्रेता है, उसके द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा, जिसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत भी यदि प्राप्त माल या सेवा या दोनों का मूल्य 5,000 रुपये से अधिक नहीं है तो राज्य के भीतर इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए पंजीकृत व्यक्ति के लिए ये जो ट्रांजैक्शन है 5,000 रुपये मूल्य तक के ट्रांजैक्शन जो है वो कर मुक्त होगी। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी जो है वो 5,000 से ऊपर की राशि या वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन पर ही लागू होता है। इसके अलावा यदि कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे मान लीजिए ये कैब वगैरह है या ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं, तो जो एजेंसी जो ऑपरेटर इसमें इन्वॉल्व है जिसके माध्यम से सप्लाई की जाती है वो ऑपरेटर ही, वो चैनल ही, वो विक्रेता ही टैक्स के लिए पेमेंट के लिए लायबल है। तो ये कुछ इश्यूज थे, कुछ पॉइंट्स थे जिसके अंतर्गत आज हमने देखा कि टैक्स की वसूली, ये टैक्स किस प्रकार लगाया जाएगा और किस प्रकार वसूल किया जाएगा। इसी जो हमने पढ़ा इसको हम एक क्वेश्चंस के एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि सपोज पी एक व्यापारी है जो कि पंजीकृत नहीं है, अपंजीकृत है। पंजीकृत क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो अधिनियम में जो राशि निर्धारित की है, पहले ये 20 लाख की राशि थी कि 20 लाख तक के टर्नओवर के व्यापारी इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराने के लिए लायबल नहीं है, तो वो अनरजिस्टर्ड कहलाते हैं। लेकिन ये लिमिट बाद में 40 लाख कर दी है। अब यदि 40 लाख तक का टर्नओवर का कोई व्यापारी है तो वो व्यापारी रजिस्ट्रेशन के लिए उस व्यापारी को छूट दी गई है, तो वो एज अ व्यापारी अनरजिस्टर्ड व्यापारी कहलाता है। तो ऐसे अनरजिस्टर्ड व्यापारी ने, सपोज पी जो है अनरजिस्टर्ड व्यापारी है, उसने क्यू एक रजिस्टर्ड व्यापारी को 4 लाख रुपए का माल सप्लाई किया और उस पर जीएसटी की जो दर है वो 12% है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस 12% की दर से 4 लाख रुपए के माल पे टैक्स जो 48,000 रुपये हुआ है, ये कौन व्यक्ति लायबल है और किस गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा। तो इसमें चूंकि पी ने माल क्यू को, और क्यू जो है वो रजिस्टर्ड व्यापारी है, अगर माल बेचा है तो ऐसी दशा में 4 लाख के माल पर 12% की दर से 48,000 रुपये का टैक्स बनता है, और ये 48,000 रुपये का टैक्स पे करने के लिए क्यू व्यापारी लायबल है। क्यू व्यापारी के द्वारा इस कर का भुगतान किया जाएगा। अब कितना कितना किया जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान के भीतर सप्लाई है, विद इन राजस्थान है, तो इंटर सप्लाई है, और इंटर सप्लाई पर 12% के आधी दर 6% से 6% से 4 लाख पे 6% की दर से 24,000 रुपये CGST के रूप में राजस्थान केंद्र सरकार को भुगतान किया जाएगा क्यू के द्वारा, और इसी प्रकार से 4 लाख पर 6% की दर से 24,000 का भुगतान जो है वो क्यू व्यापारी के द्वारा जो कि रजिस्टर्ड है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत इस कर का भुगतान राजस्थान गवर्नमेंट को किया जाएगा। तो ये आज के जो हमने पढ़ा है उसको समझने के लिए एग्जाम्पल आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ आ जाएगा कि टैक्स किसके द्वारा कितना और कब चुकाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि मूल्य किस मूल्य पर लगा जाएगा, मैकेनिज्म कैसे उसको हम वसूल करेंगे, इनको आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप इतना जितना बताया गया इतना समझते हुए इस चैप्टर्स में जो आपके प्रोविजंस हैं उनका एक बार जो रेफरेंस बुक है, टेक्स्ट बुक है, उनसे अध्ययन कर लीजिए, और एग्जाम्पल्स भी हैं इसमें उनको कीजिएगा। और फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपका क्वेरी हो, तो आप मेरे से संपर्क करके उस क्वेरी को
क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा, और आगे की जो सीरीज़ है, वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, उनमें अपन बाकी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी गंभीरता से सुना, और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।